नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आगामी उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक नया दांव चलने की कोशिश की है। दरअसल ओबीसी और आदिवासियों को साधने की कवायद दोनों ही दलों के द्वारा की जा रही है और बीजेपी कांग्रेस के द्वारा हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे जो खास वर्ग है उसे साधा जा सके। दरअसल उपचुनाव के रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में आदिवासी और ओबीसी वोटर्स पर बीजेपी कांग्रेस की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि इन वर्गों को साधने के लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी तमाम प्लान तैयार कर लिए हैं। खंडवा समेत अन्य सीटों पर इन वर्गों के साथ जीत की राह भी बीजेपी की आसान हो सकती है। तो वहीं बात करें यदि खंडवा लोकसभा सीट की, तो निर्णायक भूमिका में ये वर्ग नजर आ सकता है। खंडवा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आती है और 8 में से 5 सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं। इनमें से 4 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7,68,000 मतदाता, जो कि कुल वोटर का 40% है, जबकि आदिवासियों के बाद ओबीसी मतदाताओं के साथ ये बात बन सकती है। तो आपको बता दें कि ओबीसी और आदिवासियों को साधने की कवायद बीजेपी के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी हर मोर्चे पर आगे बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी से, साथ ही राम पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, बीजेपी की सर यदि हम बात करें तो हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी पार्टी है और अब तो उपचुनाव के रण का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ओबीसी और आदिवासियों को साधने की एक नई कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। नई कोशिश नहीं है, हमेशा से आदिवासी वर्ग, आप देखिए खंडवा की बात आप कर रहे हैं। खंडवा में यदि वहाँ का कोई भी वर्ग, आदिवासी वर्ग या अन्य वर्ग भी, आदिवासी बाहुल्य तो है ही है, अगर वो उसकी प्रिय पार्टी भाजपा न होती, उसका प्रिय निशान कमल न होता, तो नंद कुमार सिंह जी चौहान लगातार चुनाव वहां से नहीं जीतते। और इसलिए नई कोशिश तो मुझे नहीं लग रहा, और अगर नई कोशिश भी हो रही है तो ये तो पार्टी का काम है साहब, चुनाव का समय है। और इसलिए हम तो जन जन को जोड़ने के लिए ही ना पार्टी चला रहे हैं, पार्टी बनाए हुए हैं। पर आप जो कह रहे हैं कि नए तरीके से और जोड़ने की बात हो रही है जैसे, तो उस बात पर मेरा जवाब ये है कि ये बिल्कुल मत सोचिए जी। नहीं तो आप बताइए कि वहाँ हम 4-4, 5-5 बार सांसद कैसे जिता पाते, विधायक हमारे वहाँ से कैसे जीत करके आते। और पिछली बार को अगर छोड़ दें 18 को, तो इसके पहले लगातार आदिवासी विधायक हो चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक हो, हालांकि हम जाति के आधार पर विचार पार्टी हमारी नहीं करती जी। पर इसके बावजूद सर्वाधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के वनवासी क्षेत्र से रहे हैं, अनुसूचित जनजाति से, और सर्वाधिक विधायक दलित वर्ग से, अनुसूचित जाति से रहे हैं। इसलिए नई कोशिश नहीं है, पर हम अगर नई भी कर रहे हैं, कुछ अन्य लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो चुनाव का मतलब ही यही होता है। बिल्कुल ठीक है सर। राम पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का यह मानना है सर कि आदिवासी और ओबीसी वोटर्स की पहली पसंद बीजेपी है। ये चुनाव जाति और धर्म के आधार पर नहीं है। ये चुनाव जो होने जा रहा है ये मुद्दों के आधार पर हो रहा है। ये चुनाव महंगाई के आधार पर हो रहा है, बेरोजगारी के आधार पर हो रहा है, धंधा पानी जो लोगों का चौपट हो गया उसके आधार पर हो रहा है। जो 116 रुपए का जो पेट्रोल है वो आदिवासी के लिए भी है, दलित के लिए भी है, सवर्ण के लिए भी है, पिछड़ा वर्ग के लिए। जो महंगाई बढ़ रही है वो किसी एक धर्म, किसी एक जाति के लिए नहीं बढ़ रही है। 100 रुपए का डीजल है वो किसान के लिए भी है, छात्र के लिए भी है, महिला के लिए भी है, दलित के लिए भी है, सवर्ण के लिए। सब उस डीजल की मार से परेशान है। बिजली जो महंगी हो रही है वो भी सबके लिए है। आज बेरोजगार है, कौन सी जाति का युवा बेरोजगार नहीं है? सवर्ण भी बेरोजगार है, दलित भी बेरोजगार है, एसटी भी बेरोजगार है, एसटी भी बेरोजगार है, पिछड़ा वर्ग भी बेरोजगार है। तो ये मुद्दों से ध्यान को भटकाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी के। जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं अभी पूरे उपचुनाव में, कोई भी स्टेटमेंट उस पर नहीं आ रहा है, रोजगार पर नहीं आ रहा है, व्यापार पर नहीं आ रहा है। आपने क्या उन 4
जो जगह चुनाव हो रहा है, 3 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव, आपने 17 साल में उन जगह पर क्या किया है? और 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, तो खंडवा लोकसभा में 7 साल में कौन सी आप बड़ी परियोजना लेकर आए हैं? आप चारों जगह जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, तो जो भी वहां सुविधाएं हैं वो कांग्रेस सरकारों के समय की हैं, उन 17 सालों में नहीं बढ़ा पाए। खंडवा की बात कर लें, इंजीनियरिंग हो, वहां मेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, चाहे पृथ्वीपुर हो, रेगांव हो, जोबट हो, आपने 17 सालों में क्या किया? चुनाव ये मुद्दों का है, ये ध्यान से। अब देखिए, जातिगत यदि चुनाव होता तो दमोह उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी थे अजय टंडन, उनकी जाति के लोग वहां नहीं थे, फिर भी कांग्रेस जीती थी, क्योंकि जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, जाति पर, धर्म पर बात नहीं करना चाहती है। तो ये मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए शंकर लाल तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, यदि मुद्दों की हम बात कर लें तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या ये माना जा सकता है बड़ी भूमिका निभा सकता है उपचुनाव में? क्योंकि कांग्रेस का तो यही मानना है कि कुछ यही तैयारी है हमारी और इसी बीच हम जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल मुद्दे अपने उठाने का पूरा हक है और कांग्रेस को प्रयास करना चाहिए, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर महंगाई का मुद्दा आम जनता के साथ सामने समझदारी के साथ है। वो देख रही है कि कोरोना काल के कारण काफी कुछ परेशानियां आर्थिक रूप से भी बढ़ी हैं, पर इस सब के बावजूद 80 करोड़ लोगों को, जिसमें खंडवा हो, चाहे पृथ्वीपुर हो, निवाड़ी हो, चाहे रेगांव हो और चाहे जोबट हो, सब जगह 80 करोड़ गरीबों को, और दिवाली तक पिछले लॉकडाउन से प्रथम चरण में जब कोरोना आया था तब से लेकर के अभी तक गरीबों को और सरकार ने सहारा देने का काम किया है। खाद्यान्न के माध्यम से जनधन खातों में महिलाओं के नगद राशि डालने का काम किया है, दिव्यांगों के नगद राशि डालने का काम किया है। जनता ये समझ रही है कि भाजपा की सरकार ही उनका भला कर सकती है और भाजपा ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। आज आप देखिए, सहारिया आदिवासी थे इधर, सहारिया आदिवासियों को माननीय शिवराज सिंह जी ने नगद राशि देने की बात करी थी, 2,000 रुपए या जितना, उसको कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दिया था। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने सब किया, सब कांग्रेस ने किया, आजादी कांग्रेस ने दिलाई, स्कूल, कॉलेज, रेलगाड़ी सब कांग्रेस ने दिलाई, कांग्रेस का कहीं अता पता क्यों नहीं है? और क्यों नहीं कांग्रेस खंडवा जीत पाई? क्यों अरुण यादव भाग गए चुनाव लड़ने से, जबकि पार्टी उनको ओके कर चुकी थी? और इसलिए ये सवाल जवाब चलते रहेंगे और ये आरोप भी चलते रहेंगे, पर चुनाव वहाँ बीजेपी ही जीत रही है, क्योंकि बीजेपी की वो परंपरागत सीट है। और राजनारायण सिंह जी पुरनी मेरे साथ विधायक रहे, मैं उन्हें भली बात जानता हूँ, अच्छे व्यक्ति है, पर अभी उनके लड़के को, उनके पुत्र को टिकट मिली थी कांग्रेस से, तो एक विधानसभा नहीं जीत पाए थे खंडवा की। और इसके बावजूद भी बड़े बड़े दम भरना और आरोप लगाना, तो ये विपक्ष का काम है, उस पर मुझे बहुत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है सर, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने यहाँ पर बात कही कि 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार हैं जिन्हें सरकार सौगात भी दे सकती है। राम पांडे जी से मैं समझ लूंगा। राम पांडे जी, क्या ये मान लिया जाए आगामी धरातल तैयार करने के लिए या आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए, खासतौर पर बीजेपी के यदि मैं बात करूं, तो आदिवासियों को साधा जा रहा है? जी, आदिवासी भी मैं बोल रहा हूँ ना, परेशान है। वो पेट्रोल डीजल वो भी लेते हैं, महंगी बिजली वो भी ले रहे हैं, बेरोजगार वो भी ले रहे हैं। इस साधने सूधने से कुछ नहीं होगा। और ये इनको बोलने में भी शर्म नहीं आती कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांट रहे हैं। भाई 80 करोड़ लोगों को रोजगार देते, आप तो अनाज बांटने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस के समय 15-16 करोड़ थे 2014 के पहले से, आपने सीधे सीधे 80 करोड़ पहुंचा दिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि हमने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है। और आप कोरोना काल की बात करते हो, तो कोरोना काल में अदानी का 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कैसे बढ़ गया और 50 लाख व्यापारियों का, देश का प्रतिदिन का नुकसान क्यों हुआ? ये अदानी अकेले को फायदा क्यों हुआ? और जो चुनाव की बात करते हैं, तो दिग्विजय सिंह से शिवराज जी विधानसभा हार गए थे और उसके बाद भी इनको सीएम बना दिया। तो ये चुनाव मुद्दों पर होगा, इन फालतू बातों पर नहीं होगा। और ये कह रहे हैं हमने ये योजना वो योजना, आपने 50 योजना दी है तो महंगाई बढ़ क्यों रही है? आप इतनी योजनाएं दे रहे हैं तो महंगाई कम होनी चाहिए ना। आप इतना काम कर रहे हैं तो महंगाई कम होना चाहिए ना। महंगाई बढ़ने का मतलब ही ये है कि भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी चरम पर है। जितनी महंगाई बढ़ रही है, सीधा सीधा सा संबंध है कि मंत्री, मुख्यमंत्री पैसा खाने में लगे हैं।
भ्रष्टाचारी जहां बढ़ती है वहीं महंगाई बढ़ती है। राम पांडे जी, मुझे ये बताने का प्रयास करिए सर, यदि इतने तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास हैं और महंगाई भी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर है, कांग्रेस जनता के बीच जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो दिखाई नहीं दे रहे। करोड़ों मजदूर रोड पर चल रहे थे, मर गए थे, वो दिखाई नहीं दिए। भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने हड़ताल की, वो दिखाई नहीं दिए। भोपाल में बेरोजगार छात्रों ने हड़ताल की, वो दिखाई नहीं दिए। तो भारतीय जनता पार्टी अहंकार घमंड में अंधी हो चुकी है, उसको कांग्रेस नहीं दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी को हम दमोह में भी दिखाई नहीं दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को हम 2018 के चुनाव में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो तो अंधे हो चुके हैं, उनके नाक कान आंख सब बंद हो चुके हैं, उन्हें हम दिखाई नहीं देंगे। उन्हें जब परिणाम आता है हम जीत जाते हैं, राजस्थान में जीत जाते हैं। मैं सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस नजर आए ना आए अलग बात है, लेकिन जनता को तो कांग्रेस नजर आ रही है। आ रही है जनता को, गली गली में आ रही है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता को जनता घर घर में देख रही है। जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। हर कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, जनता की समस्याएं उठा रहा है, जनता से मिल रहा है। डेली हमारी ट्रेनिंग हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, हमारा संघर्ष चल रहा है, ब्लॉक लेवल पर हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं, बूथ लेवल पर चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं दिखाई देगा। मैं बोल रहा हूँ 600 किसान शहीद हो गए, वो नहीं दिखाई दे रहे भारतीय जनता पार्टी को। वो थार गाड़ी चढ़ा दी, किसान मर गए, वो नहीं दिखाई दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी टोटल अंधी हो चुकी है, उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उसे कोई गरीब दिखाई नहीं दे रहा है, उसे केवल अमीर दिखाई दे रहा है। 80 रुपए का पेट्रोल हवाई जहाज का है और 116 रुपए का पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले का है। तो इन्हें कोई नहीं दिखाएगा, इन्हें केवल एक आदमी दिखाई दे रहा है, वो भी अदानी, बस, और कुछ नहीं दिख रहा है इनको। चलिए ठीक है सर, तिवारी जी से मैं जवाब ले लूंगा। तिवारी जी, कांग्रेस का ये मानना है कि संघर्ष तो हम जमीनी स्तर पर कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी में अहंकार नजर आ रहा है। नहीं, वो कुछ भी बोले, और विशेष करके राम जी तो भैया हमारे बड़े महान है, कुछ भी बोलते हैं। विशेष में मेरा ये कहना है कि पूरे देश की स्थिति है कि चाहे दिल्ली की हो चाहे भोपाल की हो, कांग्रेस लकवाग्रस्त है और वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। आपस में लड़ाई है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि अरुण यादव क्यों भाग गया चुनाव लड़ने से? इस बात का जवाब देने के बजाय बीजेपी अंधी है। अरे भैया, तुम्हारे किसान आंदोलन, तुम्हारे क्या उस किसान आंदोलन में? तुम कहाँ सड़क में हो? जबरदस्ती की बात करते हो। किसान आंदोलन अन्य लोगों ने खड़ा किया और उसमें तुम घुसने का प्रयास कर रहे हो, तुमको धक्का दे के बाहर निकाल रहे, वो गुहार मार रहे हैं कि हमारे कोई लेने देने नहीं राजनीतिक दल से, मान न मान मैं तेरा मेहमान, पर जबरन सीने में तख्ती चपका रहे हो किसान आंदोलन। अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब कांग्रेस का नेटवर्क खत्म है, कांग्रेस के पास क्षेत्र में कार्यकर्ता नहीं है, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल में है, अगर एक पैसा भी क्षेत्र में आना है, कोई काम होने है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही करने हैं। फिर कांग्रेस के पास का कर्तव्य क्या है? इस तरह की बात कि बीजेपी अंधी है, बीजेपी लंगड़ी है, बीजेपी वालों को कुछ दिख नहीं रहा। इन बातों से अगर कांग्रेस का कोई भला होने वाला है तो इन बातों के बजाय ये समझना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में है नहीं, नेटवर्क है नहीं, उसका बचा नहीं। चलिए सर, यही बात है। राम पांडे जी भी कह रहे थे कि जो कांग्रेस जनता के बीच जारी है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को नजर नहीं आ रही है। राम पांडे जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगा सर। यदि मुद्दों की हम बात कर लेते तो ये तो बड़ा साफ है कि महंगाई का मुद्दा अपने चरम पर है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी जनता के बीच लेकर जा रही है। लेकिन यदि खासतौर पर मैं ओबीसी या आदिवासी वर्ग की बात कर लेता हूं, तो क्या इस वर्ग के लिए कोई खास रणनीति कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है? देखिए, महंगाई मुद्दा नहीं है, हकीकत है। पेट्रोल पंप पर आप जाइए, पेट्रोल डीजल डलवाइए, आपको हकीकत नजर आएगी। ये मुद्दा नहीं बनाया है। और जहां तक ये जाति वाली बात है, तो हम कांग्रेस ने हमेशा ये कहा है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से देश का हर आदमी बढ़े, हर नागरिक बढ़े, हर जाति के लोग बढ़े, हर धर्म के लोग बढ़े। ऐसा नहीं, आप देख लीजिए, राजपूत और गुर्जरों को भारतीय जनता पार्टी में लड़वा दिया, पूरे दोनों को लड़वा दिया, आज पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये फालतू बातों और फालतू बकवास पर नहीं होने जा रहा है। ये महंगाई, बेरोजगारी और ये आम जनता से जुड़ी हुई है। आर्थिक तंगी के कारण मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 100 लोग आत्महत्या कर रहे हैं,
जिसमें किसान है, युवा है, बेरोजगार है और यहाँ तक कि परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। एक साथ भोपाल में अभी एक परिवार ने आत्महत्या कर ली है आर्थिक तंगी के कारण। तो ये जो चुनाव हो रहा है भाई, लोगों की जेब में पैसा होगा तभी तो खाएंगे, तभी तो वोट डालने जाएंगे। जब भूखे पेट मर रहे हैं, खाने को नहीं है, तो वोट डालने कहां से जाएंगे भाई? जब इंटरव्यू देने जाना है नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी में, सरकारी तो खत्म ही कर दी, तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना जी। जब खाना बनाना है तो गैस सिलेंडर तो देखना पड़ेगा ना। 1,000 का आ रहा है, लोग एक टाइम पर खाना खा रहे हैं, 2 टाइम का खाना नहीं खा रहा है। मध्य प्रदेश कुपोषण में, इसलिए मतलब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा कुपोषित मध्य प्रदेश है। ये हालत मध्य प्रदेश का बना रखा है। आप मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी राज्य देख लीजिए, सब मध्य प्रदेश से आगे हैं। चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जितने भी हैं सब मध्य प्रदेश से आगे निकल रहे हैं। क्यों मध्य प्रदेश भ्रष्टाचारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं सर आपके पास जो कि ज्वलंतशील मुद्दे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मैं शंकर लाल तिवारी जी एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। सर तिवारी जी, यदि बात करें कांग्रेस की तो लगातार महंगाई की बात की जा रही है, और यदि हम आम जनता की बात भी करें तो सर आप भी ये बखूबी जानते हैं कि आम जनता भी महंगाई से परेशान है। देखिए, मैंने आपको पहले प्रथम चरण में ही कहा था डिबेट के कि कोरोना के कारण देश के अंदर आर्थिक रूप से भी तमाम समस्याएं आई हैं, पर उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने और सारी सरकारों ने ये भरपेट प्रयास किया है कि गरीब के साथ और कमजोर वर्ग के साथ इस समस्या के समय, और जबकि लॉकडाउन का ये सारी स्थिति रही, वो किसी तरीके से उसको परेशानी न हो। और उसके लिए मैंने आपको बार बार बताया कि फ्री वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न, जनधन खातों में नगद राशि और इस तरह के और भी तमाम प्रयास सरकार ने किए हैं। सरकार ने सहारा दिया है, जिससे चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हो, चाहे अन्य वर्ग के गरीब हो, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हमारे कोई सहारा है तो बीजेपी है और कमल निशान है। मैं चुनौती पूर्वक कहता हूँ कि खंडवा ही नहीं, इन चारों चुनावों को भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी। और कांग्रेस के मित्रों को समझ में आ जाएगा कि अकेले ट्वीट करने से और डिबेट में बैठ करके बड़ी बड़ी बातों करने से जब पार्टी नहीं बची है, पूरी पार्टी वेंटिलेटर में पड़ी है। अभी कल सोनिया जी ने कहा कि अखबार में बात नहीं होनी चाहिए, मीडिया से बात नहीं होनी चाहिए, और दूसरे दिन सिद्धू मियां ने ट्वीट कर दिया 13 सूत्री कार्यक्रम सोनिया गांधी को। इस हालत में पार्टी आपस के झगड़े नहीं। चलिए सर, आपका ये मानना है कि कांग्रेस आपस में ही उलझी हुई है और जनता के बीच नहीं जा रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर कांग्रेस नजर आ रही। बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। देवदत्त सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी। देवदत्त सर, यदि बात करते हैं आदिवासियों की या OBC की बात कर लें तो कहा यह जा रहा है कि आगामी उपचुनाव में एक बड़ा वोट बैंक है इनका। और यदि बीजेपी की हम बात कर लें तो हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी पार्टी है। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं इन दोनों ही वर्गों को साधने के। ये ऐसा वर्ग है कि जिधर जाता है सरकार उधर बन जाती है। 2018 में ये आदिवासी का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ चला गया और आदिवासी जो अधिकांश सीटें पार्टी हार गई भाजपा। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी इन वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक आदिवासियों का संगठन जैस जिस तरीके से सक्रिय हुआ है उसने दोनों ही दलों के समीकरण बिगाड़े हैं। अभी थोड़ा सा ये है कि वो प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं तो फिर आदिवासी हो सकता कांग्रेस के साथ चला जाए, लेकिन वर्षों से संघ और भाजपा आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से और भी सेवा भारती के माध्यम से, लेकिन इसके बावजूद भी स्थायी रूप से आदिवासी नहीं जुड़ पा रहा है। ये पार्टी में चिंतन का विषय है और इसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 15 नवंबर को बिरसा जी की उस पर जन्म जयंती पे अवकाश भी घोषित हो रहा है और बड़ा सम्मेलन भी सरकार करने जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा वर्ग है जिसको वो पार्टी अपनी ओर करना चाहती। इस समय जो प्रदेश की राजनीति, इसमें जो जातियों के उभार आए हैं कहीं, वो इन उपचुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं।
क्योंकि आदिवासी जहाँ जोवट और खंडवा में अच्छी खासी संख्या में है, वहीं ब्राह्मण मतदाता रेगांव और प्रतिपुर में अच्छी खासी संख्या में है। तो इन मतदाताओं को जिस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कई बार क्या होता है कि मुद्दे गौण हो जाते हैं। जैसे विपक्षी दल कांग्रेस यदि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बनाना चाहे, जब जातियों का उभार होता है तो मुद्दा वो हो जाता है। यदि भाजपा अपनी उपलब्धियों को मुद्दा बनाना चाहे कि हम अनाज दे रहे हैं, संबल योजना हमने शुरू कर दी है और जो भी योजनाएं उनकी विकास की है वो बनाना चाहती तो वो भी एक तरफ चली जाती, क्योंकि जाति आ जाती है। जाति और धर्म के आधार पर जो वोट बैंक एक थोक में एक मुश्त वोट पाने की जो एक शॉर्टकट रास्ता राजनीतिक दलों और नेताओं को मिला है, उसके कारण बुनियादी मुद्दे गौड़ हो जाते। और ऐसा नहीं, ये इसका नुकसान हर दल को कभी ना कभी भुगतना ही पड़ेगा। अब वक्त आ गया कि हम हर चीज में आधुनिक होते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, तो अब वक्त आ गया कि हम जाति की बजाय मानव की बात करें। बिल्कुल। यदि हम श्रेष्ठ मानव की बात करेंगे तो उसमें जिन जातियों में जो मानव होंगे वो आ ही जाएंगे, और जो गलत लोग होंगे वो धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे या देर सवेर सही होने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। लेकिन देवदत्त सर, मैं रुकना चाहूंगा और साथ ही साथ ये समझना चाहूंगा, 2018 का आपने जिक्र किया। 2018 में देखा कि बड़ा वोट बैंक जो आदिवासियों का बीजेपी के साथ हमेशा रहता था वो कहीं दूर हो गया है, लेकिन क्या अब वो तस्वीरें बदल सकती हैं? अब जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आदिवासियों को साधने के लिए, तो क्या अब ये माना जा सकता है वही समीकरण एक बार फिर वापस आएंगे जो 2018 के पहले थे, या यही मान लिया जाए कि जयस नहीं है तो कांग्रेस का साथ देंगे आदिवासी? अब ये पूरी तरह तो स्पष्ट इन 4 चुनाव के परिणाम के बाद अब 2 तारीख को हो पाएगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, अभी क्या होता है, एक सत्ता जो होती है, सत्ता के खिलाफ जो माहौल होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो पनपा दी है स्थानीय स्तर पर लोगों ने। और जिस तरह पूरे देश में जो अंदर ही अंदर जातियों की बात जो चल रही है, उसमें मुझे लगता है कि अभी पूरी तरह से नहीं लौट पाएगा और कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक की तरफ जा रही है। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुछ कुछ ब्राह्मणों पर भी डोरे डाल रही है। तो कांग्रेस अपने पुराने परंपरागत वोट बैंक को जिस तरीके से प्रयास कर रही है, उसमें भाजपा को और भी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी कि वो अपने इस जो प्रभावित करके सेवा के माध्यम से इन लोगों को जोड़ा था उनको आगे भी जोड़ सके। चलिए सर, कार्यक्रम की अंतिम घड़ी है और एक बार फिर से तिवारी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया सर मैं आपकी भी चाहूंगा। 2018 की मैं बात कर लूं सर, तो क्या सीख ली गई बीजेपी ने? देखिए, 2018 एक माने सिगुफे का चुनाव था और वो सिगुफा था कांग्रेस का वचन पत्र जिसमें उन्होंने कर्जा माफी की बात करी, और इस स्थिति में जनता थोड़ी धोखा खाई। 2018 को छोड़ दें तो इसके पहले आपको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्रों से आती रही। मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। उनके अच्छे सुझाव है। हमको निश्चित कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने जाते हैं। पिछली बार कमलनाथ, लेकिन अब देखना ही होगा कि मेहनत का परिणाम आखिर कितना सामने आएगा। वक्त की मेरे पास कमी है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव में कहा यह जा रहा है कि बड़ा वोट बैंक आदिवासी और ओबीसी वोटर्स है। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के द्वारा हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस का ये कहना है कि न सिर्फ आदिवासी जो हमारे पास मुद्दे हैं उससे हर एक वर्ग परेशान है। देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में आखिर कौन सा वर्ग कौन सी पार्टी का साथ देता है। यदि महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जारी है। साथ ही साथ विकास की यदि हम बात कर लें तो बीजेपी विकास के एजेंडे के आधार पर एक बार फिर जनता के बीच है। देखना होगा कि जनता आखिर किसका साथ देगी। और इसी के साथ एंड इम्पैक्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।